हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर ज्यादा आया। एचसीएस की लिस्ट में 35 बाहर के देश में रिकॉर्ड बन गया। किसी और प्रदेश में हरियाणा के बच्चे नहीं, यूपीएससी में हरियाणा के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन एचसीएस के अंदर हरियाणा के बच्चों का उतना नंबर नहीं आ पाया। एसडीओ की लिस्ट 80 में से 78 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 बच्चे हरियाणा के। ना तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार। आखिरी साल में ग्रुप डी की निकालते हैं केवल राजनीति करने के लिए। 2019 में भी 4 साल तक कोई रोजगार नहीं, और आखिरी साल ग्रुप डी निकाल दी। इस बार भी 4 साल तक कोई बड़ी भर्ती नहीं, कोई रोजगार नहीं। सीटी के टेस्ट लिए गए, आखिरी साल ग्रुप डी निकाल दी। बीच में जो लिस्टें निकली बाहर के लगा दी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर। अदानी जो नामक कंपनी से जो समझौता 20 साल तक बिजली देनी थी सस्ते रेट पे, सरकार भाजपा की आ गई तो समझौते की टर्म्स कंडीशन बदल दी और वही बिजली हरियाणा में महंगे दरों पे अदानी से लेने का फैसला किया। कोई नया कारखाना लगाया नहीं हमारे समय में। मैं बताना चाहता हूं इनको कि सस्ती में भी सस्ती बिजली थी। एक कहता था 75 पार, दूसरा क्या करता जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर लोगों की निस्वार्थ भावना से इसी प्रकार के हेल्थ मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा करने का आपने काम किया और लगातार निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। मुझे स्वयं आज से कई साल पहले जब मैं पहली बार देश की संसद में मैं पहुंचा था, उसके तुरंत बाद 2006 या 7 में 2006 में आपने, उस समय शायद वो आपका पहला कैंप था और उस समय मुझे आने का अवसर मिला था। 2006 से लेकर आज तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग पिछले जो है हमारे बीच में जो है आदरणीय कुलदीप शर्मा जी भी पहुंचे, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे स्पीकर साहब। तो लगभग 500 कैंप, 500 तो 500 कैंप आपने पिछले इन जो है मैं समझता हूं लगभग 18 वर्षों के अंदर, 17-18 वर्षों से आप ये लगा रहे हैं कैंप। तो 500 के लगभग आपने कैंप लगाए हैं। ये कहना तो आसान होता है, लेकिन ये निभाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी अगर जनसेवा का कोई भी रास्ता, कोई माध्यम कोई अपनाया जाएगा तो पहला कदम ही बड़ा मुश्किल से उठ पाता है, लेकिन उसके बाद उस रास्ते पे चलते रहना निरंतर 17-18 साल तक इस प्रकार से वो चलते रहना, ये एक बहुत मैं समझता हूं एक हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत और प्रशंसनीय ये आपने ये पूरा अपना आपका सफर रहा है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके परिवार का एक पृष्ठभूमि रही है जो आज हम आपके स्वर्गीय पिताजी को भी याद करते हैं, जिनका बड़ा गहरा संबंध हमारे परिवार के साथ भी रहा था, हुड्डा साहब के साथ, मेरे दादाजी के साथ। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल जो है रोहतक से वो सांसद भी रहे, वो गवर्नर भी रहे और एक बहुत ही अच्छा संबंध उनका हमारा पारिवारिक संबंध भी रहा और आपका पारिवारिक संबंध भी रहा। और आपने बचपन से, आपने कहा कि बचपन से जो है आपने बड़ा होता देखा, आपने भी कहा अपनी बात में, तो सही बात है। आपका जो है बचपन से आशीर्वाद भी मिला और आपकी जो है हर तरह की स्वास्थ्य की सलाह भी कभी जो है बचपन में, क्योंकि आपने दादाजी के भी आप डॉक्टर रहे, चौधरी रणबीर सिंह जी के, आप हुड्डा साहब के भी डॉक्टर रहे और आप मेरे भी डॉक्टर रहे। तो ये एक आप मैं समझता हूँ कि भाई आपने जो है ना ये आपने तीन पीढ़ियों को तो जो है, और अब तो मेरा वाला जो है वो भी 7 साल का हो गया, उसको भी आप दौरे लेके आने वाले हैं। तो कोई ना कोई कभी अगर जो है भगवान के आशीर्वाद से वो ठीक है सारी चीज, लेकिन अगर कोई अगर बीच में जुकाम वगैरह की कोई ऐसी शिकायत आई तो आपके पास उसको मैं जो है कभी ना कभी उसको भी आपका जो है ताकि स्वास्थ्य सलाह आपकी उसको भी मिले और उसका भी लाभ मिले। तो ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत एक अपनेपन की बात है। हमें इस बात पे गर्व है कि आपने दिल्ली के एक प्रेस्टिजियस आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जिस रूप से आप इतने लंबे सेवा वहां पे करी और वहां से उच्च पद पे आप रहे। दिल्ली के चंद अस्पतालों में से एक आरएमएल अस्पताल है, एम्स है, आरएमएल है, 3-4 जो हमारे दिल्ली के
जो है गंगाराम जो अस्पताल जिनका नाम है, और उसमें मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहता हूं, और आज मैं सबके बीच में एक बात कहता हूं कि अपने दिल्ली के अंदर कई हरियाणा के डॉक्टर होते हैं, लेकिन अपने के जो काम आए वो अपना, आप उच्च से उच्च पद पर चल रहे वहां पर, मगर कोई भी हरियाणा का पेशेंट कभी भी वहां पे गया, या कभी आपको हमने कभी टेलीफोन करके कहा कि जी हरियाणा से ये है, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो दिल्ली में जाके और वो दिल्ली के हो जाते हैं, लेकिन आपने हमेशा हरियाणा से कोई आ गया और आपने जो आपने अभी बात करी, आपने ये नहीं पूछा कि भाई कौन है, कहाँ का है, किस धर्म जाति भाषा का, हरियाणा से होना चाहिए, हरियाणा से हुआ तो आपने वहां पे मदद करी। ये एक आपसे मैं समझता हूं कि एक आपकी एक जो है मैं समझता हूं बड़ी, और ये आपसे हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे सबके परिवारों में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग पदों में, कोई दिल्ली कोई बाहर, कि भाई अपने का जब तक हम अपने की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने की मदद तो अपना ही करता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, अपने की मदद तो अपना ही करता है, अपने का दर्द भी अपने को होता है, तो हम अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण जो है आपका रहा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस बात के लिए आपको आखिरी बधाई देते हैं, बाकी तो सारी बधाई जो हमने दे दी, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और जो है शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पीछे एक फैसला लिया, बहुत लंबे समय से आप इस जो है दोनों ही समाज सेवा में भी थे, लेकिन आपने राजनीति को अब चयनित किया और आपने कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आपने दिल्ली निवास स्थान पे कांग्रेस पार्टी में आपने कदम बढ़ाए। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा की ऐसी सरकार जिस सरकार ने हर वर्ग को आज निराश करने का काम किया है, खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया है, हर वर्ग का तिरस्कार करने का काम किया है, ऐसी सरकार से हरियाणा को छुटकारा दिलाकर हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली में देश में नंबर 1 बने, ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में आपका सहयोग भी मिला है, आप शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में बदलाव की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और यह बदलाव जरूरी है, क्योंकि आज से 9.5 साल पहले एक बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर सरकार हरियाणा में बनी। उससे पहले 10 साल अगर हम याद करें, कांग्रेस सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो रही, और 2014 में जब बदलाव हुआ उस समय हम याद करें, और आज इन 9.5 साल में, क्योंकि तराजू पे रख के तोलने का समय आ गया है, 10 साल की वो सरकार भी आपने देखी, 10 साल की ये सरकार भी आपने देखी, अब तराजू पे तोलकर फैसले का आपको समय आ गया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में, देश में हमारा प्रदेश विकास में नंबर 1, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे 2014 में, प्रति व्यक्ति निवेश में 2013-14 में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता था, खेल खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 था हरियाणा। किसान के हकों के फैसलों की बात हो, चाहे किसान के जिनस के भाव की बात हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव की माफी की बात हो, जो कि 10 साल एक ऐसा समय रहा हरियाणा के इतिहास में कि 10 साल में एक भी कहीं हरियाणा किसी कोने में किसान आंदोलन नहीं हुआ, नहीं तो चाहे सरकारें पहली रही हो, चाहे उसके बाद आपने देखा कैसा किसान आंदोलन हुआ 10 साल, मगर उस सरकार में ना किसान आंदोलन हुआ। और चाहे गरीब कल्याण की बात हो, देश में हरियाणा का नाम गरीब कल्याण में नंबर 1 पे जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा उस समय पेंशन, हर बात की पूरे देश में सर्वाधिक पेंशन हरियाणा में थी। उस समय राशन डिपो पे अनाज के साथ साथ हर राशन डिपो पे हर गरीब परिवार को तेल, चीनी और दाल की सुविधा उपलब्ध थी। उस समय 100 गरीब कल्याण में 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, जो 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, या इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख परिवारों को मकान, हर गांव के अंदर मकान आते थे, 20 लाख
गरीब परिवारों के बच्चों को देश में सबसे बड़ी स्कॉलरशिप की योजना, ताकि गरीबी की वजह से कोई बच्चा पढ़ाई में ना पिछड़ जाए। 20 लाख बच्चों को, चाहे स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, पानी के पीने की टंकी टूटी की बात। हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था और 10 साल आपस में भाईचारे पे खरोच नहीं आई। कभी किसी धर्म पे, जाति पे, किसी आधार पर भाई को भाई से नजर मिलाते हुए कोई मन में कोई तकलीफ, कोई भाईचारे पे खरोच नहीं है। हरियाणा आगे बढ़ा, जो आप कह रहे थे। लेकिन अब उस समय एक नारा आया, अच्छे दिन लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी की सरकार आई, खट्टर साहब को मौका मिला। वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज इन 10 साल के बाद विकास में तो 17वें नंबर पे नंबर 1 बन गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की लंबी कतार, फौज खड़ी होगी हरियाणा के अंदर। ना तो उद्योग आए, ना कोई बड़ी परियोजनाएं आई। प्राइवेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो आज ना तो निवेश में, ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट रोजगार, और सरकारी रोजगार तो या तो समाप्त कर दिए गए। 2 लाख से ज्यादा पद समाप्त हो गए हरियाणा के अंदर, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में, या कच्चों में परिवर्तित कर दिए गए कौशल निगम के माध्यम से। हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में फौज में हमारे बच्चे जाते थे, वहां पे अग्निपथ योजना आ गई। फौज के अंदर जो है हर साल 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी। अब 900 अग्निवीर लिए गए पिछले साल, जिसमें से केवल 200 रह जाएंगे पक्के, बाकी 700 तो जो है बिना पेंशन के 3 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। तो या तो रोजगार, पक्की नौकरी समाप्त कर दी गई, या जो लिस्टें आई, बड़ी नौकरियों की जो लिस्टें निकली, उन सारी लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर ज्यादा आया। HCS की लिस्ट में 35 बाहर के, देश में रिकॉर्ड बन गया। किसी और प्रदेश में हरियाणा के बच्चे नहीं, UPSC में हरियाणा के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन HCS के अंदर हरियाणा के बच्चों का उतना नंबर नहीं आ पाया। SDO की लिस्ट 80 में से 78 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 बच्चे हरियाणा के। ना तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार। आखिरी साल में ग्रुप डी की निकालते हैं केवल राजनीति करने के लिए। 2019 में भी 4 साल तक कोई रोजगार नहीं, और आखिरी साल ग्रुप डी निकाल दी। इस बार भी 4 साल तक कोई बड़ी भर्ती नहीं, कोई रोजगार नहीं। CET के टेस्ट लिए गए, आखिरी साल ग्रुप डी निकाल दी। बीच में जो लिस्टें निकली बाहर के लगा दी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगी बिजली आज हरियाणा में, क्योंकि समझौता बदल दिया अदानी जो नामक कंपनी से, जो समझौता 20 साल तक बिजली देनी थी सस्ते रेट पे, सरकार भाजपा की आ गई तो समझौते की टर्म्स कंडीशन बदल दी, और वही बिजली हरियाणा में महंगे दरों पे अदानी से लेने का फैसला किया। कोई नया कारखाना लगाया नहीं हमारे समय में। मैं बताना चाहता हूं इनको कि सस्ती में भी सस्ती बिजली थी, और हरियाणा के अंदर 4 बड़े थर्मल के कारखाने 1.25 लाख करोड़ की लागत से, चाहे वो खेदड़ में लगाने की बात हो, चाहे झाड़ली में लगाने की बात हो, यमुनानगर लगाने की बात हो, चाहे वो खानपुर में, झज्जर में, हिसार में लगाने की बात हो, और एक परमाणु का कारखाना फतेहाबाद के अंदर, बिजली की हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया था। आपने तो एक दूसरी कंपनी से, जिससे पहले ही समझौता था, उससे महंगी पे बिजली लेकर कोई 1 मेगावाट भी हरियाणा में नई बिजली बनाने का काम नहीं किया। सबसे महंगी बिजली, सबसे जो है सबसे ज्यादा वैट, डीजल, पेट्रोल सबसे महंगा, सबसे महंगी बिजली, बच्चों के स्कूल की फीस सबसे ज्यादा, महंगाई में नंबर 1 बना दिया आपने हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा, और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया हरियाणा। क्योंकि ये सरकार जो बनी, ये खट्टर सरकार, दूसरी सरकार, आपको पता है ये किसी नैतिक आधार पर सरकार नहीं बनी। हरियाणा के लोग तो इतने दुखी थे इस सरकार से, पिछली बार ही छुटकारा मिल जाता हरियाणा को। लोगों ने तो 2019 में सरकार की छुट्टी कर दी थी, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में बड़े बहुमत से भाजपा जब जीती देश में, तो हरियाणा में खट्टर साहब ने नारा दे दिया 75 पार, कि बीजेपी जाएगी 75 पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं। नारा दे दिया 75 पार का। इस दौरान एक और नारा आया, जेजेपी पार्टी आई, दुष्यंत चौटाला का एक नारा आया, बीजेपी को भेजो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा क्या करता जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार।
यह बनी ना, गलत तो नहीं कह रहा। ये कोई नैतिक आधार पे तो सरकार नहीं बनी, ये तो जनता के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी, जनता के विश्वास से सरकार नहीं बनी। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, पिछले कई दिन से सुबह अपना सब कुछ काम काज छोड़कर हुड्डा साहब और मेरे खिलाफ हर रोज जो है कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये जो आपकी सरकार बनी, ये विश्वास से नहीं बनी, विश्वासघात करके बनी। आपके दो चीज होती है, पार्टी और सरकार। सरकार में 14 मंत्री थे, 12 मंत्री आपके वापस नहीं पहुंचे थे विधानसभा में। रोहतक से जो मंत्री थे मनीष ग्रोवर, वो वहां से हारे। अगर 75 पार की और सरकार की चाह होती, लोगों से लोग जिताते मंत्री। रोहतक से मंत्री थे, वो हारे। बादली से आपके एक मंत्री थे, वो हारे। सोनीपत से आपकी एक मंत्री थी, वो यहां से वापस नहीं पहुंच पाई क्योंकि सारे भ्रष्टाचार अहंकार में डूबे हुए थे। नारनौल से एक मंत्री थे, वो हारे। पूरे प्रदेश में तो 14 में से 12 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए। एक तो सरकार होती है, सरकार को लोगों ने विश्वास नहीं दिया। दूसरी पार्टी होती है, आपके पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, टोहाना के अंदर उनकी जमानत भी नहीं बची सुभाष बराला की। तो ना तो पार्टी को जिताया, ना आपके मंत्रियों को जिताया। और जब वोट पड़ी तो करनाल में प्रदेश में 90 हलकों में से सबसे कम वोट, केवल 48% मतदान हुआ। 52% लोगों ने वोट डालने नहीं गए। और प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ और सबसे ज्यादा नोटा का बटन अगर दबा तो करनाल के अंदर सबसे ज्यादा नोटा का बटन दिया। मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप हुड्डा साहब को हमको निशाने पे लेते हो। प्रदेश के अंदर 90 विधायकों में अगर सबसे ज्यादा बहुमत से विधानसभा में आपकी सरकार तो आपने बना ली जेजेपी को तोड़ के, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बहुमत से विधानसभा में दोबारा कोई पहुंचे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2019 में भी सबसे ज्यादा विधानसभा मेजोरिटी से विधानसभा में पहुंचे। लोग सरकार बदलना चाहते थे, सरकार को भी हरा दिया, पार्टी को भी हरा। लोग और क्या करें, 75 पार की हवा निकाल के 40 पे रोक दी। लेकिन जमुना पार भेज रहे थे जो बीजेपी को, जेजेपी वाले, उन्होंने जाके सरकार को तो कर दिया था जमुना पार, बीजेपी को तो लोगों ने वो जमुना पार तो टोके बीजेपी ने लाए। जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला जमुना में डुबकी डाबकी लगवा लू के नीला धुला के दोबारा चंडीगढ़ में सरकार बना दी, यह बनी। और कह दिया लोगों को कि सरकार बना रहे हैं, 5100 के बुढ़ापा पेंशन पे बना रहे हैं। हम चुप थे अभी तक, लेकिन अब सवाल पूछेंगे क्योंकि ये 24 आ चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल हो गए, वह 5100 बुढ़ापा पेंशन किसे की आई या नहीं आई, मैं पूछना चाहता हूं। अगर नहीं आई तो सच का साथ आपको देना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का था। समझौता हरियाणा में लूट की छूट का समझौता था, अलग अलग अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और महकमे बांटकर हरियाणा की बोली वाली जनता को डबल इंजन से लूटने का था। शराब का महकमा कौन ले गया, एक्साइज का महकमा कौन ले गया, माइनिंग का किसके दौरे गया, कौन सा महकमा किसके पास गया, किस तरीके से कौन लूटेगा, सारी लिस्ट अगर हम बताएंगे तो हमको कह देगा विपक्ष में है। इन्हीं के विधायक पंडित दाता गौतम नारनौंद हिसार के विधायक ने कह दिया कि खोपर सारे महकमे ले गया, एक लाए जीमने लग रहा है। इन जीमनवारी पे सरकार बनी खुल के, इससे ज्यादा तो खुल के कोई बात नहीं हो सकती कि जीमने पे सरकार। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और मैं क्यों कह रहा हूं विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। एक कोई बड़ी परियोजना विकास की हमारे समय पूरे प्रदेश में 12 विश्वविद्यालय बने सरकारी, जिसमें मूर्थल में छोड़ूराम विश्वविद्यालय बना, तो खानपुर के अंदर भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से देश में इकलौता विश्वविद्यालय, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें विश्वविद्यालय बना। तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर बनी, पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर बनी, पूरे प्रदेश में 12 यूनिवर्सिटी बनी। मैं पूछना चाहता हूं, सोनीपत में तो चलो आपने एक स्कूल भी नहीं बनाया, मगर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना था, 10 साल आपको भी हो गए, 12 हमारे समय यूनिवर्सिटी बनी थी, तो एक कोई यूनिवर्सिटी आपकी बनी तो उसका नाम बताओ। जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश के अंदर 4 थर्मल के कारखाने, यमुनानगर के अंदर, हिसार खेदड़ में, झज्जर के अंदर झाड़ली और खानपुर में 1.25 लाख करोड़ की निवेश से 4
थर्मल के कारखाने बिजली के पैदावार बढ़ाने के लिए और एक परमाणु का कारखाना फतेहाबाद के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, आपकी सरकार में एक कोई बिजली मेगावाट बढ़ाने के लिए आपने नया कारखाना लगाया हो? अदानी के साथ तो आपने समझौता तोड़ के और महंगी बिजली पे समझौता कर लिया, प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हो आप भ्रष्टाचार में। एक कोई बनाया बताओ। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर आई, 4 शहर मेट्रो से जुड़े, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ के अंदर मेट्रो पहुंची 81 किलोमीटर। मैं पूछना चाहता हूं, एक खंभा मेट्रो का आपने आगे बढ़ाने का काम किया 10 साल के अंदर। 10 साल में तो मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गई। आपने खट्टर साहब 10 साल में एक खंभा मेट्रो का 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप हमें बताओ, जब हमारी सरकार थी हरियाणा के अंदर 6 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र बने, मानेसर में, रोजगा में फरीदाबाद, पृथला के अंदर, रोहतक में IMT आई, खरखोदा में IMT आई। मैं पूछना चाहता हूं, आपके समय एक कोई नया औद्योगिक क्षेत्र, आपने तो मना कर दिया कि हम कोई उद्योग लगाएंगे ही नहीं। जमीन जो है, जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, निवेश नहीं होगा तो अगली पीढ़ी को हम कहां भविष्य देंगे। इसीलिए आज अगली पीढ़ी कोई पलायन कर रहा है विदेश की तरफ, कोई नशे से कोई त्रस्त है। एक कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया हो वो आप बताओ। जो हमारी सरकार थी तो 250 किलोमीटर रेल की लाइन हरियाणा के अंदर बिछी, जिसमें जींद से गोहाना और सोनीपत की ये रेल की लाइन भी बनी, रोहतक रेवाड़ी रेल की लाइन बनी, तो हासी महम रेल की लाइन। मैं पूछना चाहता हूं, आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, हमारे समय 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी। आप 1 इंच तो रेल की लाइन हरियाणा में कहीं बिछी होगी? आप हमें जानकारी दो, हम जाके देखेंगे। जब हमारी सरकार थी 6 मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर, मेवात में मेडिकल कॉलेज, ESI मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में, सोनीपत के अंदर खानपुर मेडिकल कॉलेज, महिलाओं के लिए पूरे देश में इकलौता मेडिकल कॉलेज सोनीपत में बना, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर हमारी सरकार थी। और एम्स 2 बाड़सा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में आया, बाड़सा के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 10 साल में हम नहीं कहते आपने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए होंगे, लेकिन कोई एक मेडिकल कॉलेज अगर शुरू कराया हो तो हमें पता बताओ। उस समय भिवानी और महेंद्रगढ़ का भी हमने मंजूर कराया था, इस पे काम शुरू करा दिया था। आज तक उनका काम 10 साल में आपने पूरा कराया हो, उसको आप बताने का काम करो। तब जब हमारी सरकार थी 2200 स्कूल हरियाणा के गांव और शहरों में नए स्कूल बनाए थे। मैं पूछना चाहता हूं, नए स्कूल छोड़ो, सवाल इस बात का उठता है, आपने 5000 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद करने का या मर्ज करने का काम किया। गरीब का बच्चा कहां जाएगा पढ़ाई के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारी सरकार थी, SC वर्ग के हमारे भाई, BPL के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले थे 100-100 गज के। मुख्यमंत्री जी, आपने एक प्लॉट 10 साल में किसी परिवार को या कोई किसी का मकान आया हो तो आप उसकी हमारे को जानकारी दो। एक भी क्यों नहीं हुआ? विकास के पटरी से हरियाणा को उतार दिया। एक बड़ा काम ऐसे ही नेशनल हाईवे, जो उस समय के हमारे सारे नेशनल हाईवे थे, उन्हीं को लग के कैसे हमने उन नेशनल हाईवे को पूरा कराया है। ये 334 भी नेशनल हाईवे जो अपना मेरठ से आकर और जो मेरठ से आते हुए खेवड़ा होते हुए सोनीपत बाईपास से यहां से होते हुए अपना जो सीधा जो है खरखोदा को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करते हुए खरखोदा सापला, ये 2013 में मैंने नोटिफाई कराया था। आपने तो ठंडे बस्ते में नहीं रखा था। मुख्यमंत्री जी, आपने चिट्ठी लिख दी थी कि ये नेशनल हाईवे बनने की कोई जरूरत नहीं हरियाणा में, मगर वहां पर हमने लड़ाई लड़ी। तब मैं लोकसभा में सांसद था, लड़ाई लड़ी और 2018-19 में 1-2 हमारे भी अच्छे एक ऐसे अफसर आ गए जिन्होंने, जो हरियाणा के पृष्ठभूमि के अफसर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो वो हो जाता है, आपको पता है सबका। तो अपना तब ये जाके फाइल दोबारा से, आपने तो कह दिया था इसकी नेशनल हाईवे की, आप तो काम तो कुछ किया नहीं। जो हमने मंजूर कराए थे उनको एक एक करके प्रोजेक्ट्स को, रेल कोच फैक्ट्री आनी थी सोनीपत के अंदर, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, जो जोलीलाट में, वो रेल कोच फैक्ट्री चलेगी। बनारस में एयरपोर्ट आना था महम में, वो एयरपोर्ट चला गया जेवर नोएडा के अंदर। और आप मुख्यमंत्री जी यहां पर भाई को भाई के उलझाकर 10 साल आपने राजनीति करी, मगर प्रदेश में मैं सवाल पूछता हूं आपसे, प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सबसे ज्यादा प्रदेश में हर वर्ग के साथ अपमान क्यों हुआ? किसान आंदोलन में अपमान हुआ,
महिला खिलाड़ियों के आंदोलन में अपमान हुआ, जिनके साथ आप फोटो खिंचवाते थे, जो हमारी खिलाड़ियों के साथ आप एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, जब उनको न्याय की जरूरत हुई तो आपने आंख बंद कर ली, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम हुआ। मुख्यमंत्री जी 10 साल आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, इस लड़ाई, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा की परिवर्तन की, इस परिवर्तन की लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद है कि नहीं है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और ये इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद बोल दें, इसके बाद अभी ये, और ये आपका साथ और आपका आशीर्वाद इसीलिए भी चाहिए, इसीलिए भी जरूरी है आपका साथ और आशीर्वाद, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है ये लड़ाई लड़ने के लिए। अभी मैं पिछला जो सेशन था पार्लियामेंट का, संसद का सत्र था, उस संसद के सत्र में संसद के अंदर मैं गया हुआ था। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं एक नैतिकता में विश्वास, कई केंद्रीय मंत्री जो इनके सबसे शीर्ष नेतृत्व में जो आते हैं, कई एक जगह कमरे में बैठे थे तो बोले दीपेंद्र तेरा पिछली बार भी इलाज बांधा था और भाई पूरी देश की बीजेपी तेरे पास लाऊंगे, तेरा इस बार भी हम इलाज बांध देंगे। मैंने कहा भाई तुम बांधना इलाज, मेरा इलाज बांधने की बात नहीं है, आप तो लगा लो, आपके पास बहुत कुछ है, आपका दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, आपके पास धन बल भी है, आपका मीडिया बल भी है, आपके पास सरकार बल भी है, लेकिन मेरे पास 36 बिरादरी के हरियाणा वासियों का, मेरे लोगों का आशीर्वाद है। आप ऐसे जो है, तो इसीलिए आपका आशीर्वाद जो आपने दिया, ये हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन होगा। 6 महीने की बात रह गई है, पिछली बार तो आपने चाहा था, आपने किया था परिवर्तन, लेकिन इन्होंने परिवर्तन होने से रोका। लेकिन इस बार हरियाणा के कोने कोने में मैं जा रहा हूं और हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और हम संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं इस नए साल में, महीना बदल गया है, डेढ़ साल बदल गया है, ये सरकार भी बदलेगी, हरियाणा में दोबारा से विकास का पहिया घूमेगा। हम संकल्प लेते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला फैसला बड़े बुजुर्गों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसका बदला लेते हुए हरियाणा में देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। अगले 3-4 महीने के बाद जब आपके चुनाव होंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन, दो पेंशन आएंगी घर में, तो भाई दोनों मिलाकर 6000 और 6000 12,000 एक तनख्वाह जैसी आ जाएगी घर के अंदर, ताकि एक हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा हम संकल्प लेते हैं। ये ऐसे समझौते, ऐसे बड़े उद्योगपति समूहों के साथ देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली करने वाले समझौते जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तर्ज पे, कांग्रेस सरकार की तर्ज पे हर बिजली उपभोक्ता को, हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम ये संकल्प लेते हैं कि आज महंगाई में, पहले हमारे टाइम कितने का था सिलेंडर? 400 रुपए का, आज सिलेंडर कभी 1000 पहुंच जाता है, कभी कुछ। तो भाई ये महंगाई को जो है, ये तो भाई ये सिलेंडर, महंगे सिलेंडर जाएंगे और हरियाणा के अंदर 4 महीने के बाद 500 रुपए के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद सिलेंडर दिलवाने का जितने। और ये हम संकल्प लेते हैं 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू होगी, जो हर परिवार था, हर गरीब परिवार का कार्ड बनेगा, पोर्टल के उलझनों से क्या समाधान होंगे, हर गरीब परिवार का कार्ड बनेगा और हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट ग्रामीण अंचल के अंदर और शहर के अंदर भी जो शहरी आवास योजना के माध्यम से मकान दिलवाने का काम किया जाएगा। और जहां 100 गज के प्लॉट मिलेंगे वहीं इंदिरा आवास योजना दोबारा शुरू करके, जो हमारे समय चल रही थी, हर गरीब परिवार को 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान की राशि पास की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है किसान को एमएसपी गारंटी मिलेगी, खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ पद पाओ की नीति मिलेगी। हरियाणा में नौजवानों को 2 लाख जो नौकरी समाप्त कर दी इन्होंने, पहली कलम से उन 2 लाख पदों पे पक्की भर्ती पूरी पारदर्शिता से और समयबद्ध तरीके से, इस डेट पे इम्तिहान निकला, इस डेट पे इम्तिहान, इस डेट पे ज्वाइनिंग, पारदर्शिता से और समयबद्ध तरीके से 2 लाख हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा के अंदर रोजगार सरकारी दिलवाने का हम काम करेंगे। और हम संकल्प लेते हैं, और ये हम संकल्प लेते हैं कि विकास का पहिया
हरियाणा में फिर घूमेगा। रेल कोच फैक्ट्री जो चली गई थी, फिर जहां पे मंजूर हुई थी वहीं पे रेल कोच फैक्ट्री भी आएगी। जहां एयरपोर्ट चला गया था वो एयरपोर्ट भी आएगा। और हम संकल्प लेते हैं जो मेट्रो भाई, हम संकल्प लेते हैं बहादुरगढ़ की मेट्रो रोहतक पहुंचेगी और सोनीपत जो है राई होके मेट्रो सोनीपत पहुंचेगी। हम संकल्प लेते हैं जब पहले विकास का पहिया घुमा। तो भाई ये हमारे संकल्प है। इन संकल्पों को मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई ये लड़ाई मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको खोल के बात कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं मगर हमारी मीडिया नहीं दिखाएगा। मैं बता रहा हूं जी आपको, ना मीडिया दिखाएगा। मीडिया भी मैं आपको बताऊं किसा मीडिया है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता फिर ये छाप, ये ना मीडिया दिखाएगा ना कुछ और है। वो सोशल मीडिया भी मतलब सारे तो नहीं, सोशल मीडिया भी आधे जो है ना आप समझ सकते हो क्योंकि धनबल इनके पास है, धनबल इनके पास है सारी बात। लेकिन आपको ये हमारे संकल्प लेके भाई जो है भाई इस लड़ाई में आप हमें अकेला तो नहीं पड़ने दोगे, ये मैं आज पूछना चाहता हूं भाई आपने। भाई ये लड़ाई आपने सबको लड़नी पड़ेगी। आप सब ये सारी बातें लेके अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि भाई आपकी सरकार बनने से हरियाणा में बदलाव निश्चित है। लेकिन उसमें भाई ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको, एक को मैं समझाऊंगा 10 को आपको समझाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। एक जब 36 बिरादरी की दब के बाढ़ के आगे जाएगी, कहेगी कि भाई आने वाले समय में सोनीपत के अच्छे भविष्य के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए बदलाव जरूरी है, तब बदलाव आएगा। तो ये इस कार्य में कौन कौन एक बार भाई कोई बात नहीं, जाडा है, कोई अपना काग बीच रहा है, कोई अपना जो है ना कोई अपना लोई ओढ़ रहा है, कोई मगर एक बार हाथ आके बताओ भाई इसमें कौन कौन साथ है भाई, बताओ भाई कोई नून के कोई। तो बहुत बहुत आपका आशीर्वाद जो मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब को एक बार फिर। और भाई एक बात रह गई थी, इस अवसर पे डॉक्टर साहब ने जो प्रियंका जी के जन्मदिन के अवसर पे किया है, हम सब मिलके प्रियंका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते, एक बार हाथ आके उनको भी आशीर्वाद देते।